टू आवर चैनल नीट IIT अड्डा। मैं हूं आप लोगों का फिजिक्स एजुकेटर MS सर, और हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मस्ट डू क्वेश्चन सीरीज फॉर योर अपकमिंग नीट 2021। अब इस सीरीज से बच्चों आप लोगों को बहुत फायदा होगा। एक तो हम इस सीरीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट या मस्ट डू क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि आपको खटाखट क्वेश्चंस कैसे करने हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अपने नीट एग्जामिनेशन में लेकर आ सकें। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है 6 moles of an ideal gas performs a cycle shown in the figure। एक फिगर आप लोगों को दे रखी है, फिगर प्रेशर टेम्परेचर कर्व है। इस प्रेशर टेम्परेचर कर्व के अंदर एक बड़ी अब्रप्ट सी फिगर आप लोगों को दी। देखते हैं कि क्वेश्चन ने और क्या चीजें की हैं और पूछा गया। क्वेश्चन आपसे कहता है टेम्परेचर TA पॉइंट पे 600 केल्विन, TB पॉइंट पे 800 केल्विन, TC पॉइंट पे 2200 केल्विन, TD पॉइंट पे 1200 केल्विन। हमको वर्क डन पर साइकिल बता। अब अगर ये कर्व प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता तो आप बड़ी जल्दी से मुझे आंसर बता, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया लेना ही है और वर्क डन हमें पूरे साइक्लिक प्रोसेस का पता चलता है। हालांकि हमने इस फिगर से ये बात देख ली कि ये प्रोसेस साइक्लिक है, A से B, B से C, C से D, D से A। बट बच्चों ये कर्व तो प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, तो एरिया तो नहीं देगा। फिर क्या करेंगे? ऐसे सिनेरियो में आप लोग सबसे बेसिक कंसेप्ट यूज करा करें। और सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि किसी भी प्रोसेस का, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है अगर, तो हर एक पाथ के अलोंग वर्क डन निकालिए। हर एक पाथ के अलोंग वर्क डन सर, दैट मींस A से B के अलोंग वर्क डन निकालिए, B से C के अलोंग वर्क डन निकालिए, C से D के अलोंग वर्क डन निकालिए, D से A के अलोंग वर्क डन निकालिए। सबका सम अप कीजिए, वर्क डन आ गया। तो सबसे पहले WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WD। अब हर प्रोसेस में, हर पाथ में वर्क डन निकालना इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रेशर टेम्परेचर कर्व में ये जो AB वाला पाथ है ये स्ट्रेट लाइन कर्व है। सिमिलरली प्रेशर टेम्परेचर कर्व में ये जो CD पाथ है ये भी स्ट्रेट लाइन कर्व है। अब प्रेशर टेम्परेचर कर्व पे स्ट्रेट लाइन पाथ तब आता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ये इस क्वेश्चन का सबसे कैचिंग पॉइंट है जो आप लोगों को फौरन पकड़ना। आपको ग्राफ देखते ही ये चीज हिट करनी चाहिए, अरे ये वाला AB और CD तो स्ट्रेट लाइन कर्व है, और अगर AB और CD स्ट्रेट लाइन कर्व है तो सर ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी एक भाषा लिखी कि भाई AB और CD आइसोकोरिक प्रोसेस है। लो भाई, काम हो गया आसान। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन ही नहीं होता। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर टेम्परेचर कर्व स्ट्रेट लाइन तब बना जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो वर्क डन क्या था भाई? वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बेसिक कंसेप्ट्स भी रिवाइज कराता चला जाऊंगा। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था भाई? TdV। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन हटाओ, खत्म, उड़ा दो इसको। WAB, WCD, sorry, WAB is 0 and WCD is also 0। खत्म। दो बचे अब वर्क डन। 4 में से 2 तो खत्म, 2 बचे। 2 कौन से बचे? B से C, D से A। कर्व को दोबारा देखा यार, B से C प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, अरे आइसोबारिक है। D से A टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉरी टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है। तो BC और BA आइसोबारिक प्रोसेस हो गई। चलो भाई बहुत बढ़िया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गई।
आइसोबारिक प्रोसेस में सर वर्क डन बताइए, सिंपल फॉर्मूला है अगेन, W इज इक्वल टू PdV। लेकिन सर PdV तो लगा दें, प्रेशर कहां दिया है क्वेश्चन में? पूरे क्वेश्चन में टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर का पता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज पढ़ी थी हमने, उसका नाम होता है आइडियल गैस, बहुत फेमस है। PV इक्वल टू nRT नाम की इक्वेशन है, PV बराबर nRT। अब इसमें क्या करोगे सर, इसको कैसे इस्तेमाल करें? भाई इसको ऐसे इस्तेमाल करें, PdV nRDT हो गया, PdV nRDT हो गया। सर nRDT का आप क्या करें? ठीक है, आप प्रोसेस चूज करें। आपने कहा सर पहले प्रोसेस लिखेंगे B से C। जब हम प्रोसेस BC लेंगे तो WBC हो गया nRDT। DT मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर में B से C जा रहे हो, कहां हो गया? TC हो गया। इनिशियल क्या हो गया? B हो गया, तो TC माइनस B। ये पैरामीटर्स क्वेश्चन ने दे रखे हैं, देखो 6 मोल्स N आ गया, ये आ गया N, 6 मोल्स N आ गया। ठीक है, R तो पता ही है ना। फिर आगे क्या लिखता है? TC और TB। TC 2200 केल्विन दे रखा है, TB 800 केल्विन दे रखा है, अपना तो काम बन जाएगा। दूसरा प्रोसेस देखा, प्रोसेस है क्या है? DA प्रोसेस में हो गया यही सेम चीज nRTD, लेकिन इस बार ध्यान रखना टेम्परेचर रखते समय फाइनल टेम्परेचर TA है, इनिशियल टेम्परेचर D है, तो ये क्या बना? TA माइनस TD, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चलिए भाई, अब हमारे पास सारे वर्क डन की वैल्यूज हैं। 2 वैसे 0 हो चुके थे, 2 की वैल्यू हमने निकाल ली थी। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास सारे वर्क डन को सम अप करना होगा। WAB 0 था, WBC है भाई NR TC माइनस TB प्लस WCD 0 है, खत्म, प्लस WD है NR TA माइनस TD। हाँ भाई आ जाओ, वैल्यू रखें, 0 प्लस 0 खत्म, NR मतलब 6 इंटू R। देखो NR यहाँ पे भी है, NR यहाँ पे भी है, हमने ले लिया कॉमन, TC माइनस TB। TC कितना है भाई? 2200। TB कितना है? 800 प्लस TA कितना है? 600। TD कितना है? 1200। करो भाई, सॉल्व करो। 6R 2200 माइनस 800, एक काम कर लेते हैं, पहले एडिशन कर लेते हैं। 2200 प्लस 600 2800 माइनस 800 माइनस 1200 माइनस 2000। दैट मीन्स ये आ गया 6 इंटू R इंटू 2800 माइनस 2000, दैट इज इक्वल टू 800। 6R इंटू 800, 6R इंटू 800, 6R इंटू 800 हमारा आंसर आ चुका है। बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर टिक करना है। R की वैल्यू होती है 8.314। अब देखिए, थोड़ा सा सोचना है, सारे ऑप्शन सर 20, 30, 40, 60 पॉइंट में है ही नहीं, डेसिमल में है ही नहीं। R की वैल्यू 8.314 होती है। मैं 8.314 लिखने के बजाय एक सिंपल सी वैल्यू लिख रहा हूँ 25/3। क्यों लिख रहा हूँ? 25/3 को भी अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो 8.314 ही आता है। सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 800 3 1 3 2 2 इंटू 25 कितना हुआ भैया? 2 इंटू 25 दैट इज 50। 50 इंटू 800, 50 इंटू 800 कितना आ गया भाई? 50 इंटू 800 हो गया 5 8 40 और 3 जीरो लगा दिए, जूल्स, यानी कि 40 किलो जूल्स। 40 किलो जूल अपना आंसर है। वर्क डन पूरी साइक्लिक प्रोसेस में इस आइडियल गैस के द्वारा इस प्रेशर टेम्परेचर पर आ गया 40 किलो जूल। लो भाई, अपने को मिल गया पहले सवाल का आंसर। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ चलेंगे बहुत तेजी से। अपना अगला सवाल है
A body of mass m is thrown at an angle alpha to the horizontal with initial velocity v naught. ठीक है भाई यार, अगर किसी बॉडी को एंगल अल्फा से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए किसी वेलोसिटी v नॉट से फेंकोगे तो बनेगा तो प्रोजेक्टाइल। हमको ये तो मालूम हो गया भाई प्रोजेक्टाइल है, और जब प्रोजेक्टाइल है ही तो मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर ही ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है एंगल अल्फा। बॉडी का मास है m, थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। अपने को निकालना है एवरेज पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी इन टाइम इंटरवल 0 से t/2। टाइम इंटरवल भी तो देखो, क्वेश्चन ने आपको टाइम इंटरवल दिया है 0 से t/2। अब ये t क्या है? t क्वेश्चन लिख के दे रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट है। लो भाई काम हो गया था। t टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। हम नीट देने जा रहे हैं, हमें फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए तभी आएंगे भाई खटाखट आंसर। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g होता था। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो 2v नॉट sin थीटा, थीटा की जगह अल्फा ले लिया। मुझे sin थीटा से याद है तो दैट इज व्हाई sin थीटा मैं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे आपका एंगल दे रखा है अल्फा तो आप क्या यूज करेंगे sin अल्फा। तो 2v नॉट sin अल्फा अपॉन g। अपने को अब ये मालूम है कि टाइम कहां से कहां तक का है, 0 से लेके t/2 यानी कि v नॉट sin अल्फा अपॉन g। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, g v नॉट sin अल्फा अपॉन g, v देता t आ गया। सवाल में पूछा है एवरेज पावर बताओ, ग्रेविटी के द्वारा जो एवरेज पावर डेवलप हुई। भाई देखो ये जो बॉडी है मास m की, ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी और मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर नीचे आएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बॉडी को थ्रो करने के बाद इस जगह तक आने का समय, यही तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन ने कहा है आपको एवरेज पावर निकालनी है आधे टाइम ऑफ फ्लाइट तक, तो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट यहां हो गया। और जब आधा टाइम ऑफ फ्लाइट इतना वाला सेक्शन है तो बॉडी पहुंची कहां तक है, इतने टाइम फ्रेम में t = 0 से t/2 के टाइम फ्रेम में बॉडी कहां तक आ गई, यहां तक मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक आ गई। बात समझनी जरूरी है। अगर एवरेज पावर निकालना चाहते हो तो जिस टाइम इंटरवल में निकालना चाहते हो ये ट्रैक करो कि उस टाइम इंटरवल के अंदर कहां तक बॉडी पहुंची। अगर यही नहीं पता लगा तो वर्क डन कहां से आएगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा अपने को। पावर निकालने के लिए वर्क डन चाहिए। पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, और मैं एवरेज पावर ले रहा हूं तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन ले लूंगा। टोटल टाइम टेकन कितना लूंगा, 0 से लेकर t/2 तक, वो तो सेटल है। वर्क डन कहां से आएगा, वर्क डन निकालने के लिए अपने को चाहिए कि बॉडी पहुंची कहां तक, इतने टाइम फ्रेम में। तो 0 से t/2 के अंदर बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई। भाई मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है, वर्क हुआ होगा। ग्रेविटी में क्या होगा, ग्रेविटी कितना वर्क डन करती है, mgh। तो अपने को पावर निकालनी है अगर, तो वर्क डन अपॉन टाइम लगाना पड़ेगा। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन वो कितना करेगा, mg h max अपॉन टाइम कितना लेगा, t/2। अब h max बताओ, फिर h max के कैसे, h max होती है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला हुआ करता था u² sin² थीटा अपॉन 2g, u² sin² थीटा अपॉन 2g। देखो मैं जैसे मैंने पहले कहा मुझे u² और थीटा के साथ ज्ञात है, आप इसे मोल्ड कर लेंगे अपने वैल्यूज के हिसाब से। इस क्वेश्चन के अंदर ये बन गया v0² sin² अल्फा अपॉन 2g। आओ जल्दी से रखो, आंसर घर लेके जाओ। mg h max v0² sin² अल्फा अपॉन 2g इंटू t/2 कहाँ ये रहा, v0 sin अल्फा अपॉन g से g गया, v0 से v0 गया, sin अल्फा से sin अल्फा गया। क्या आ गई अपनी पावर, mg sin अल्फा
अपॉन 2, खत्म कहानी। mg sin अल्फा अपॉन 2 ढूंढो। v नॉट रह गया भाई, v नॉट से ये v नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया एक v नॉट और लिख लो, mg v नॉट। लो भाई खत्म हो, ढूंढो ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया, mg v नॉट sin अल्फा अपॉन 2, mg v नॉट sin अल्फा अपॉन 2, खत्म हुई कहानी। तो एक बार समराइज कर लो, सेकंड क्वेश्चन में एवरेज पावर पूछा था, एवरेज पावर कैसे आएगा, वर्क डन अपॉन टाइम से आएगा, वर्क डन निकालना था। वर्क डन निकालने के लिए पता करना जरूरी है कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बॉडी कितने हाइट तक पहुंची है। अब उन्होंने कहा t इक्वल टू 0 से कैपिटल T बाई 2, कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल T बाई 2 हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे स्टेज में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट h मैक्स हो गई। h मैक्स की वैल्यू याद रखिए, ये दो फॉर्मूले रटे हुए हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक फॉर्मूले हैं, रट के जाओ जल्दी, कभी फटाफट आंसर ऑप्टेन कर पाओगे। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स whose capacitances are C and 2C respectively। दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों की कैपेसिटेंसेस गिवन है C और 2C, उन्हें पैरेलल में ज्वाइन किया, उन्हें V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया, ठीक है, इनिशियल स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें बताया रखा है इनिशियली दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, दोनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, एक C है तो दूसरा 2C है, उन्हें पैरेलल में लिया और उन दोनों को V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया। लो भाई कर दिया V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज, पैरेलल में हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, C वाले कैपेसिटर पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V, 2C वाले कैपेसिटर पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V। क्वेश्चन ने बोला आगे बैटरी रिमूव करो, करो भाई बैटरी रिमूव, बैटरी इज रिमूव, बैटरी इज रिमूव्ड। जैसी ही बैटरी रिमूव करी भाई सोर्स खत्म हो गई, अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स खत्म हो गई। बैटरी इज रिमूव्ड एंड अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C। दोनों में नहीं करा है, एक कैपेसिटर कौन सा, C वाला कैपेसिटर में फिलिंग कर दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है भाई। अभी क्या है, दूसरा वाला कैपेसिटर है अपनी जगह पे, बैटरी की सोर्स खत्म हो चुकी, दूसरा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2C है, इसको हमने कर दी फिलिंग K से। अब देखिए हम सब जानते हैं जैसे ही कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे ही कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे वैसे ही उसकी कैपेसिटेंस बढ़कर हो जाएगी K टाइम्स C। अभी सोचना पड़ेगा कि ये हमसे कह रहा है नया पोटेंशियल डिफरेंस बता, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखो भाई हो क्या रहा है, आपने पहले तो इसे करा चार्ज, जब आपने इसे बैटरी से कनेक्ट करके करा इसे चार्ज, तो चार्जिंग करने के बाद इन दोनों कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर हो गया। पहले तो अपने को ये निकाल लेना है कि इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर हुआ है, इनिशियल स्टेज है, तो भाई इस पे तो चार्ज हुआ होगा CV और इस पे चार्ज हुआ होगा 2C, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 Q इज इक्वल टू CV और दूसरे पे हो गया Q इज इक्वल टू 2CV, ये 2 ले लो या 1 ले लो, टोटल चार्ज अपने पास कितना है, टोटल चार्ज अपने पास 3CV है, ठीक, अपने पास टोटल चार्ज 3CV आ गया। अभी हमने यहाँ पे क्या करा, बैटरी को रिमूव किया, बैटरी को रिमूव करते ही एक कैपेसिटर के अंदर
प्लेट्स के बीच में डायरेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसकी कैपेसिटी बढ़ के K टाइम्स C हो गई, दूसरे वाले का 2C। जब आप बैटरी रिमूव कर देते हो दोनों के पास चार्ज था, दोनों के पास अनइक्वल अमाउंट का चार्ज था, यहाँ निकाला तो है ना CV और 2CV। तो बैटरी डिस्कनेक्ट करी, एक कैपेसिटर जिसने ज्यादा चार्ज स्टोर कर रखा था कंपैरेटिवली टू द अनदर कैपेसिटर, वो चार्जेस को शेयर करने शुरू कर देंगे। अब वो जब चार्जेस को शेयर करेंगे तो सोर्स तो है नहीं बैटरी के कि बैटरी की प्रेजेंस होती तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता, सोर्स है ही नहीं। जब सोर्स ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा चार्जेस शेयर हो रहे हैं, और मेरे बच्चे अगर चार्जेस शेयर हो रहे हैं तो कोई चार्ज लूज कर रहा होगा तो कोई चार्ज गेन कर रहा होगा, और जब चार्जेस में शेयरिंग होनी शुरू हो गई तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंजेस आने शुरू हुए क्योंकि कैपेसिटेंस नीचे था। तो अपने को क्या करना होगा, अगर हमें कॉमन पोटेंशियल ही तो हुआ, ये जो पोटेंशियल पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये कॉमन पोटेंशियल हुआ। हमने लेट कर दिया, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बी V डैश। देखो भाई जैसे ही मैं ये V डैश लेट करूंगा, ये कब की बात है, ये है शेयरिंग के बाद। जब तक शेयरिंग होगी तब तक का नहीं डिटर्मिनेशन करना है, शेयरिंग के बाद। जब शेयरिंग हो चुकी होगी, दोनों के पोटेंशियल सेम हो चुके होंगे, न्यू पोटेंशियल्स, तब जाके शेयरिंग रुक जाएगी, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हर एक के ऊपर चार्ज हो गया, इसके ऊपर तो वही चार्ज हो गया KCV। ठीक है, क्या होता है चार्ज, क्या होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस तो अपने को मिला है कि K टाइम्स ऑफ C हो गया, थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, इनटू V डैश। V डैश मैंने लेट कर रखा है तो V डैश प्लस इसका हो गया 2CV, वही सेम फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 2C इनटू V, बट इसको क्या ले लेंगे V डैश। अब देखो ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, जब चार्जेस शेयर होते हैं ना तो चार्ज का लॉस नहीं होता, चार्ज कंजर्व रहता है, एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी तो लगानी नहीं है, चार्जेस शेयर हो रहे हैं, चार्ज का कंजर्वेशन लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से। पहले जितना चार्ज था सिस्टम के पास उतना ही चार्ज बाद में भी होगा। चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट लेना है अपने को। पहले कितना चार्ज 3CV, बाद में कितना चार्ज KCV डैश प्लस 2CV डैश। हमको क्या निकालना है, 3CV इज इक्वल टू K प्लस 2 इंटू C इंटू V डैश। तो C से C तो गया, V डैश आ गया 3V अपॉन K प्लस, क्या है अपने पे 3V अपॉन K प्लस 2, लो इसी ऑप्शन आ गया 3V अपॉन K प्लस। क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, हर कंसेप्ट का रिवीजन कर रहे हैं। आपके दिमाग में नीट के पेपर के अंदर ये सारी चीजें खटाखट दौड़नी चाहिए। आप एकदम से पिक करो कि भाई कैपेसिटेंस दो पैरेलल में कनेक्टेड थे, बैटरी के साथ कनेक्टेड थे, सब पे दोनों पे इंडिविजुअली कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा। जैसे ही हमने बैटरी डिस्कनेक्ट करी, चार्जेस ने शेयरिंग करी होगी, चार्जेस ने शेयरिंग करने के बाद फिर कॉमन पोटेंशियल रीच किया होगा, लेकिन चार्जेस ने शेयरिंग करी है, और जब चार्जेस शेयरिंग करते हैं तो वो लॉस और गेन दोनों तरफ बराबर होते हैं, यानी कि टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। आपको बस क्या करना था, टोटल चार्ज को कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ हमारे ये 3 क्वेश्चंस भी समराइज हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed in air. A spherical boundary separates various media of radius of curvature 2 meter. अपने को रेडियस दे रहे 2 meters. AB is the principal axis. The refractive index above AB is 1.6 and below AB is 2. AB के above 1.6 दे रखा है, AB के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है। अब यार ये अलग क्वेश्चन हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस दो अलग अलग मीडियम को बाइफरकेट कर रहे हैं।
यूजुअली हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पे ये पूरा एक मीडियम अलग होता है, इधर की तरफ एयर होती है। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग मीडियम दे दिए। क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। देखिए हमें ये दिख रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट O 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया। इज दैट क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 मीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 2 मीटर है, लेफ्ट में रखा हुआ है, तो U की वैल्यू मैंने -2 मीटर ली। क्वेश्चन कह रहा है सेपरेशन बिटवीन इमेज फॉर्म निकालिए। जब हम सेपरेशन बिटवीन इमेज फॉर्म निकालना चाहते हैं तो हमें पहले समझना पड़ेगा इमेजेस है क्या। एक ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इमेज बनाएगा, एक नीचे वाले सरफेस की वजह से एक इमेज बनाएगा। दोनों इमेज की पोजीशन निकाल लेते हैं, सेपरेशन पता चलता है। पोजीशन कैसे निकालें सर? पोजीशन निकालने में फॉर्मूला होता था ना, एक लौता फॉर्मूला μ2 - μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u। μ1 कौन सा मीडियम है सर? μ1 वो मीडियम है जहां से लाइट रे जा रही है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, और μ2 वो मीडियम है जहां पे लाइट रे जाएगी, जिधर इमेज बनेगी। तो हमारे पास अगर हम लोअर सरफेस की बात करें, नहीं काम करते हैं अपर सरफेस की बात करते हैं। अगर हम अपर सरफेस की बात करें पहले, तो μ1 तो हो गया बेटा एयर, और μ2 हो गया आपका ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1.6। वैल्यू रखो, b निकाले, तो 1.6 - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की जगह पे 2 नहीं माइनस। सॉल्व कर लीजिए। 1.6 - 1 हो गया 0.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2। इसको इधर ले आइए, 0.6 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन v। ये वैल्यू हो गई 0.6 - 1 इज 0.4 माइनस में अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन v। दैट मींस v इज इक्वल टू -2 into 1.6 अपॉन 0.4 -8। ये तो आ गया बेटा ऊपर वाले सरफेस की या प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वाले पोर्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला है, जो सरफेस हमें मिली है, उसकी वजह से इमेज की पोजीशन आई है -8 सेंटीमीटर। हमें सेपरेशन निकालना है। अगर हमें सेपरेशन निकालना है तो हम नीचे वाले की वजह से भी निकाल देंगे। तो लोअर सरफेस के लिए देखेंगे अपन, और लोअर सरफेस, तो लोअर सरफेस के लिए μ1 अभी भी लाइट पे कहां से जा रही है? एयर से जा रही है। कितने जा रही है? 2। तो ये हो गया भाई μ2 - μ1। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यूज रखना है। μ2 की जगह पे 2 माइनस μ1 की जगह पे 1 अपॉन r। r कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर अपॉन μ2 अपॉन v। μ2 2 अपॉन v डैश ले लिया इसको, माइनस μ1 1, u की जगह अगेन माइनस। तो बेटा ये हो गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन v डैश प्लस 1 अपॉन 2। दैट मींस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन v डैश। तो ये कितना हो गया भाई? 0। 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन v डैश। दिस मींस v डैश is 2 upon 0. 2 upon 0 is what? Infinity. क्या सीखा? ऑब्जेक्ट की नीचे वाले सरफेस की वजह से इमेज इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट की ऊपर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से इमेज -8 सेंटीमीटर पे। हमको बताना है सेपरेशन। अब इंफिनिटी में से -8 सेंटीमीटर ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, जो करना है करो, आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आंसर इंफिनिटी है। यानी कि सेपरेशन ही कितना होने वाला है अपने पास? इंफिनिटी। तो क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा था कि इमेज कहां बनी है ये बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा था कि सेपरेशन कितना है ये बताओ। तो सेपरेशन क्या है? इंफिनिटी है। इंफिनिटी सेपरेशन की वैल्यू हम लोग यहां रख देते हैं, ये लीजिए, ये आ गई इंफिनिटी। आंसर बी करेक्ट।
ठीक है, तो क्वेश्चन एक डिफरेंट है, डिफरेंट अप्रोच है। अप्रोच क्या डिफरेंट है? एक सिंपल सी चीज है, आपको एक बार लोअर सरफेस के लिए लगाना है फॉर्मूला, एक बार अपर सरफेस के लिए लगाना है फॉर्मूला, ठीक है, बाकी और कुछ खास नहीं है। जो दो वैल्यूज आएंगी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। हाँ बस क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ डीलिंग विद दीस क्वेश्चंस, सो इट मे बी अ प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन जब भी आएगा, ऊपर वाला और नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए अलग लगाओ, नीचे वाले के लिए अलग लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लिख दो। अगले सवाल का अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम। लो भाई एसएचएम का क्वेश्चन है। ऑसिलेशन इज शोन बिलो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t equal to 4/3 seconds। t equal to 4/3 seconds पे बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले तो ग्राफ देखिए, ग्राफ देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए सर ये तो एसएचएम है, और एसएचएम में कौन सा वाला, x equal to a sin ओमेगा t। अब x इक्वल टू a sin ओमेगा t से एक्सेलरेशन पे पहुंचो। डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लगाओ, नहीं याद है तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t कैसे पता चला, ये साइन कर्व होता है। ये बात ध्यान रखो, ये कौन सा कर्व है, साइन कर्व है, जीरो से शुरू हो रहा है, जिसकी वैल्यू जीरो से शुरू हो जाए और फिर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि पीरियोडिक मोशन दे, साइन कर्व है। मैक्सिमम से शुरू हो जाए कॉस कर्व है, तो साइन कर्व है, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा a cos ओमेगा t होगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा अपने को माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा। अब क्या करना है, अब वैल्यू रखनी है, आंसर लेना है, ठीक है। वैल्यू रखनी है, आंसर लेना है के लिए आपको सारी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। देखो पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक गया है, 1 तक, पार्टिकल नीचे भी कहां तक गया है, 1 तक, यानी कि एम्पलीट्यूड अपने पास कितना है, 1। ये सारी बातें किससे आएंगी, ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ इसीलिए प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया हमारा इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है तो कोई चिंता नहीं है। टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में बताया, टाइम पीरियड होता है बेटा एक पूरा ऑसिलेशन कितना समय में पूरा हुआ। यहाँ देखो, ये ले आओ, ये आया, फिर नीचे गया 8 सेकंड हो गए, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे आ गया 0, 16 सेकंड हो गए, तो 16 सेकंड में जाके पूरा हो गया। टाइम पीरियड हो गया हमारे सामने कितना भाई, 16 सेकंड। अब कुछ और चाहिए क्या हमको, हम देखेंगे क्या हमें और कुछ चाहिए, नहीं हमें तो और कुछ की जरूरत नहीं है। वैल्यूज रख देते हैं एट t इक्वल टू कितने सेकंड्स पे, 4/3 सेकंड्स। चलो भाई वैल्यू रखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t होती है बच्चों, का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को नहीं बदल रहा ऑप्शंस में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह फिर वही रखा 2π/t इनटू स्मॉल, ठीक है। अभी वैल्यूज रख रहा हूं मैं, माइनस 2π/ कैपिटल T है 16 स्क्वायर इनटू साइन 2π/16 इनटू स्मॉल t कितना है अपने पे, 4/3, 4 1 4 4 16, 2 8 माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 64 इनटू साइन 2π/3। साइन 2π/3 क्या होता है, साइन 2π/3 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 64 इंटू साइन 2π/3। साइन 2π/3 जिन बच्चों को परेशानी होती है वो पाई को बदल लिया करें, 180 रखें, सॉल्व कर लें, 120 हो गया, साइन 120, साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू जिन्हें याद नहीं है वो ट्रिक देख लें, साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 बच्चे साइन 60, यानी कि √3/2, √3/2। How much is it? Minus pi square √3 upon 128. 2 4s are 8, 2 6 are 12 centimeter per second square. Don't option. Minus √3 pi square upon 128. तो D आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा D ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से हम
इस सीरीज के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने देखने वाले हैं, लेकिन वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हर पार्ट के अंदर हम 5 क्वेश्चन का सेट आपको इस सीरीज के अंदर प्रोवाइड कर दिया करेंगे। आप लोग देखिए, अपने कोई और डाउट्स आते हैं तो हमारे साथ डिस्कस कीजिए और अपनी तैयारी बराबर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।